नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कनको शो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शेयर मार्केट के क्लास 35 को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ कैन वी विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम ईटीएफ आफ्टर 30 इयर्स, डज लिक्विडिटी आर लो वॉल्यूम इफेक्ट ड्यूरिंग विड्रॉ। देखो, ये क्वेश्चन मुझे जब मैंने ईटीएफ के ऊपर एसआईपी करने का एक वीडियो बनाया था तो मुझे कमेंट आया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा इस कमेंट के लिए, क्योंकि इस कमेंट के जरिए मुझे एक बहुत अच्छी चीज को आपको एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो ना, तो आपको इस चीज को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप एटीएम में एसआईपी करते हो तो आपको इस चीज को सोचना चाहिए, उसके लिए क्या पैरामीटर देखना चाहिए, ये भी आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। तो चलो इसे मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में बेसिक ऐसा डिफरेंस जिससे कि आप इसे को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखो म्यूचुअल फंड ना, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ठीक है, एक एसेट मैनेजमेंट का बंदा होता है, वो अपना एक फंड लाता है, ठीक है, और लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, जिसको हम एयूएम बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम? एयूएम। तो म्यूचुअल फंड में सपोज किसी एएमसी ने अपना एक फंड लाया और 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ सेम शेयर मार्केट की तरह होता है। जैसे शेयर मार्केट आपको एवरी सेकंड फ्लक्चुएशन दिखता है, वेरिएशन दिखता है, वोलेटिलिटी दिखता है, सेम वैसे ईटीएफ होता है। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 150 है, निफ्टी 250 है, सेक्टर वाइज है, उसी का एक फॉर्म होता है ईटीएफ। जैसे निफ्टी 20 आता है, निफ्टी स्मॉल कैप ईटीएफ आता है, निफ्टी मिड कैप ईटीएफ आता है, निफ्टी लार्ज कैप ईटीएफ आता है, सेक्टर वाइज ईटीएफ आता है, गोल्ड ईटीएफ आता है, सिल्वर ईटीएफ आता है। मतलब ईटीएफ क्या है? ईटीएफ ना शेयर मार्केट में एक्सचेंज होता है। बस एक ऑप्शन है आपके पास कि निफ्टी 50 को आप नहीं खरीद सकते, बट निफ्टी 50 का ईटीएफ खरीद सकते हो। इनडायरेक्टली आप निफ्टी के 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना कि ईटीएफ शेयर मार्केट में एक्सचेंज होता है, जबकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में एक्सचेंज नहीं होता। ये अलग से एक एएमसी होती है जो हमसे पैसा लेती है और हमारे पैसे से ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उससे हमें प्रॉफिट देती है। तो दोनों डिफरेंट चीज है। अब देखो मेन फंडा क्या होता है। दूसरा जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं बहुत मेन पॉइंट है। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, कोई पर्टिकुलर और बंदा आ रहा है जिसको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की और उसको मिलता है इन्वेस्टमेंट, तो ये अपने 100 करोड़ में ऐड कर लेगा तो ये 110 करोड़ हो जाएगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐड कर सकता है। ईटीएफ के केस में क्या होता है, जब कोई भी नया ईटीएफ लॉन्च होता है तो लिमिटेड शेयर की क्वांटिटी, सॉरी ईटीएफ की क्वांटिटी के साथ होता है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी का जब आईपीओ लेते हो तो आप देखना आईपीओ में एक लिमिटेड रहता है। आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। सब्सक्रिप्शन मतलब अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रहा है, उसने अपने कंपनी का 1 लाख शेयर इशू किया है, और अगर 1 लाख शेयर ऑलरेडी खत्म हो चुके, सब्सक्राइब हो चुके, तो वो आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, सेम ऐसा ईटीएफ के केस में होता है कि अगर कोई ईटीएफ आ रहा है, सपोज उसने अपने 100 क्वांटिटी ही रिलीज किए हैं और पूरे के पूरे 100 क्वांटिटी खरीदा गए, तो उसके बाद आप इस ईटीएफ को नहीं बाय कर सकते। इसीलिए ये क्वेश्चन आया है कि लिक्विडिटी या लो वॉल्यूम का फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंट होता है। हालांकि जरूरी नहीं एक ईटीएफ होता है, एक ईटीएफ 100% सब्सक्राइब होता है तो दूसरा ईटीएफ भी आ जाता है, और इस ईटीएफ में भी बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। मैं इस चीज को आगे आपको समझाऊंगा। तो मेरा भी पर्पस आपको ये था कि क्यों ये क्वेश्चन आया, तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन इसीलिए आया है क्योंकि जब भी कोई ईटीएफ आता है तो एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ आता है, और अगर वो 100% सब्सक्राइब हो गया देन फिर आप चाह के भी उस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एक केस पे कर सकते हो, जब कोई सेलर अपने उस ईटीएफ के शेयर को यानी क्वांटिटी को बेच दे, तभी आप खरीद सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते। चलो, तो इतना कुछ तो आप समझ गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, अब मेरा जो क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी ईटीएफ में एसआईपी करते हो और आपने अपना होराइजन 30 साल का रखा है, तो 30 साल बाद क्या लिक्विडिटी या वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट्स में और अपने पुराने वीडियो में बता चुका है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस भी ईटीएफ को खरीद रहे हैं या किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, तो उसे खरीदने और बेचने वाले कितनी ज्यादा मात्रा में, अगर किसी कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने वालों की कोई कमी नहीं है
तुरंत खरीदने वाले मिल जा रहे, तुरंत बेचने वाले मिल जा रहे, तो उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। और कोई कंपनी ऐसा है जिसको खरीदने वाले या बेचने वाले बहुत सोच के मिल रहे हैं, जैसे अब मैं यस बैंक की बात करूं, ठीक है, मैं वीआई की बात करूं, वोडाफोन आइडिया की बात करें, तो इसका लिक्विडिटी स्ट्रांग नहीं रहता, लो रहता है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर। अब आप ये मत सोच लेना, सपोज मैं एसबीआई बैंक की बात करूं, तो एसबीआई बैंक का जो वॉल्यूम दिखा रहा है वो एसबीआई बैंक का टोटल नंबर ऑफ शेयर है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम में जो ट्रेड होता है वो है। कहने का मतलब ये है कि अगर शेयर मार्केट 9:15 AM में ओपन होता है और 3:30 PM में क्लोज होता है, तो इस ड्यूरेशन में एसबीआई बैंक को जितने बायर खरीद रहे हैं और जितने सेलर खरीद रहे हैं, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है उसके काउंटिंग को बोलते हैं वॉल्यूम। ये मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो ये वॉल्यूम होता है, ये एसबीआई बैंक का टोटल नंबर ऑफ शेयर मत एज्यूम कर लेना। क्यों मत एज्यूम कर लेना, ये भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो चलो इसको ना एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस से आपको लेके जाता हूं अपने स्क्रीन पे, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। फिर मैं वापस बोर्ड में आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ईटीएफ बताया था, तो मैं यहाँ नीचे ईटीएफ में जाता हूँ। आप देख सकते हैं ईटीएफ का सेक्शन है, ठीक है। ईटीएफ में मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप ईटीएफ में क्लिक करेंगे, मैं सेक्टर वाइज में जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सीपीएसई का एक बताया था, आप रेंडमली अदर भी देख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो मैं सेक्टर वाइज में गया और सेक्टर वाइज में भी सीपीएसई को क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सीपीएसई को क्लिक किया, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। अब देखो ये जो है ये आपका मेन फंड है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब तक आप समझोगे नहीं ये डाउट आपको क्लियर होगा नहीं। हालांकि इसे मैं इंट्राडे में आपको बताने वाला था, बट क्योंकि ये डाउट आया तो इसे मैं आज आपको बताता हूं, और आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन यूजर बाइंग और सेलिंग दिस ईटीएफ टुडे, मतलब आज के डेट पे जो भी इसे बाय करे और सेल करे उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, बाय 76% और सेल 24%, मतलब आज के दिन अभी तक, अभी 10 बज रहे, शेयर मार्केट खुले हुए लगभग 45 मिनट ही हुए, तो 45 मिनट में 76% लोग सीपीएसई के ईटीएफ को खरीदे हैं और 24% लोग बेचे हैं, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब देखो एवरेज ट्रेड प्राइस, अगर आपका इसका करंट प्राइस देखोगे तो वो आपको दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, देखो 98.05, बट अभी इसका जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है वो है आपका 97.90, ठीक है। फिर वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो वॉल्यूम दिख रहा है 2.75, मैं अभी बताते बताते आपको बढ़ भी जाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सीपीएसई ईटीएफ के पास जितना भी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी में ईटीएफ है उसमें से 2,75,00,000 क्वांटिटी अभी तक ट्रेड हो चुकी है, मतलब लोगों ने खरीदा है और बेचा है, ठीक है। ये क्वांटिटी जब आप जैसी जैसी मार्केट का टाइम आगे बढ़ेगा, इसको आप 12 बजे देखेंगे, 1 बजे देखेंगे, 3 बजे देखेंगे, तो ये आपको बढ़ता हुआ भी दिखेगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी के शेयर का या ईटीएफ का वॉल्यूम जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। इन्वेस्टर इसी तरीके से पता लगाते हैं कि अगर किसी कंपनी के या किसी ईटीएफ को लोग जितना ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब वो ईटीएफ आज भाग सकता है या उसके ईटीएफ का ऊपर जाने का जरूरी है। अगर मैं बात करूं यस बैंक की, अगर मैं बात करूं वीआई की, ठीक है, तो इसमें आपको वॉल्यूम ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते भी है, लोग उसी पे इन्वेस्ट करते हैं जिन पे उनको ट्रस्ट रहता है, ठीक है। और ये ट्रस्ट कैसे स्ट्रांग होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ये वॉल्यूम 2.74 था, अभी 2.78 हो गया, हमारे वीडियो बनाते बनाते तक ये फ्लक्चुएट भी हो जाएगा, 2.79 हो गया। देखो ये बढ़ता जा रहा है, आप 3-3.5 बजे देखोगे तो आपको 20 लाख 30 लाख का भी दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके नीचे है एलसीएल और यूसीएल। एलसीएल का मतलब होता है लोअर सर्किट और यूसीएल का मतलब होता है अपर सर्किट। मतलब आज सीपीएसई का जो ईटीएफ है वो 77.79 तक नीचे जा सकता है और 116.68 तक ऊपर जा सकता है, वो उसका अपर सर्किट है। ये दो के बीच ही वेरी करेगा, वो 77 से नीचे नहीं जाएगा और 116 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा एक प्रेडिक्शन यहाँ पे दिखा रहा है आज की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। जब मैं आपको इंटरडे चालू करूंगा तो इसके बारे में डीप में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लो। उसके बाद लिखा हुआ है 52 वीक हाई लो, इसका मतलब ये होता है 52 वीक मतलब
एक साल के अंदर सीपीएसई का ईटीएफ क्या था, सबसे लो प्राइस था 51 रुपए 35 पैसा और सबसे हाई प्राइस रहा 106 रुपए 60 पैसा। फिर ओपन, आज ये ओपन हुआ है 98 रुपए 48 पैसे में, हाई गया है 98 रुपए 48 पैसा, उतना ही है। लो गया है 97 रुपए 50 पैसा और क्लोज 98। ये आपको डे के एंड में आप देखोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो ये चीज मेरा आपको समझाने का पर्पस ये था कि किसी भी कंपनी के ईटीएफ को आप ये इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो कि उसे कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग खरीद रहे हैं। अगर किसी ईटीएफ को, सॉरी मैंने बोला कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं। अगर किसी कंपनी के ईटीएफ को 50% लोग बेच रहे हैं, मतलब वहां पे डाउट है, तो वहां पे आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। जितने ज्यादा लोग बेच रहे हैं मतलब सब उससे पीछा छुड़ा के भगना चाहते हैं, ठीक है। ये किसी रैंडमली केस पे सिचुएशन अलग भी होता है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा था। अब देखो आप अपना ट्रस्ट और कैसे बिल्ड करोगे, नीचे आते हैं। ये अबाउट फंड वगैरह की मैट्रिक वगैरह सब मैंने देखना बता दिया है। आप ये देखो कि किसी भी कंपनी के एटीएफ को आप ले रहे हो तो वो इन्वेस्ट कहां पे कर रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बेल और अदर्स, आप चाहो तो आप व्यू ऑल पे क्लिक करके वेटेज के अकॉर्डिंग में देख सकते हो। देखो एनटीपीसी में 20.36% का वेटेज है, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बेल ऑयल, एनएचपीसी, कोचिन शिपयार्ड, एनबीसीसी, एसजी, एसजेवीएन और एनएलसी इंडिया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बैक आता हूं। अब देखो मैंने वॉल्यूम, अभी देखो वॉल्यूम 3.02 लाख, ये बढ़ते जा रहा है, ये आपको बहुत अच्छा बढ़ते हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो अब सीपीएसई कंपैरिजन में मैं क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं, चलो इसको लेता हूं, मैं एफएमसीजी ईटीएफ को लेता हूं, ठीक है। मैं सॉरी यहाँ पे जो एफएमसीजी ईटीएफ आप देख रहे होगे, ये एफएमसीजी ईटीएफ है, मैं इसको लेता हूं। तो देखो अगर एफएमसीजी ईटीएफ की बात करूं तो 96% लोगों ने इसके खरीदा है और सिर्फ 4% लोग ने इसे सेल किया है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम अभी कम है, 1.75 लाख है, बट इसे आप हमेशा 12, 1, 2, 3 बजे तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट मेन पर्सन हमारा यहाँ रहता है कंसर्न बाइंग और सेलिंग का, ठीक है। देखो किसी भी ईटीएफ को अगर 90 या 80% से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि वो ईटीएफ बेस्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीआई के या यस बैंक के ईटीएफ को लोग इतना नहीं खरीदेंगे। चलो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आपको कुछ चीजें रिलेट करता हूँ। मेरे को जो समझाना था मैंने समझा दिया, ठीक है। अब देखो दो क्वेश्चन आता है, अब मैं आप इस चीज को समझाता हूँ कि अगर किसी कंपनी के आप ईटीएफ को ले रहे हो तो 30 साल बाद लिक्विडिटी या लो वॉल्यूम का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। तो होता क्या है, जब हम बात करते हैं 30 साल, मतलब हम एक बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कि किसी भी ईटीएफ को लोग खरीदने और बेचने वाले ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं, इसलिए उसकी लिक्विडिटी यानी बाय सेलिंग का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत अच्छा है। और वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि अगर आज सपोज सीपीएसई के ईटीएफ को आज 20 लाख क्वांटिटी में लोगों ने खरीदा बेचा है, मतलब उसे खरीदार और बेचने वाले बहुत अच्छे हैं, बट उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं है। सपोज 30 साल बाद आप उस ईटीएफ को बेच रहे हो, ठीक है, उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो आप बेचोगे कैसे, बिकेगा कैसे? इसीलिए तो एक क्वेश्चन है। तो उसी की चीज के लिए मैंने आपको समझाया और अब मैं बताता हूं कि फैक्ट क्या होता है। देखो तो सबसे पहले तो आपको उसी कंपनी के ईटीएफ को लेना है जो जिसके बिना मानो तो दुनिया नहीं चल सकती या चीजें गड़बड़ा सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सीपीएसई के ईटीएफ की बात करूं तो इसमें पूरी की पूरी महारत्न और मिनी रत्न कंपनी है, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब आप मेरे को बताओ, अगर एनटीपीसी हो गया, कोल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये सब अगर बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन या अदर कंजप्शन है, ये कहां से होगा? ये पॉसिबल है क्या? सबसे पहले तो ये बंद हो नहीं सकते, आपको भी पता है ये बंद नहीं हो सकते। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, तो ये वैसे भी बंद नहीं होंगे, तो इनका प्राइस ना आगे चलकर बढ़ेगा ही, घट तो नहीं सकता। ये एक पहला पॉइंट हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि एक बात बताना, जिस ईटीएफ को 90% से ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं और लगभग 10% से कम लोग सेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो स्ट्रांग है, लोग खरीदने के लिए पागल है। तो 30 साल बाद भी पागल रहेंगे क्योंकि आपका ईटीएफ ही सॉलिड है। तो 30 साल बाद
आपका रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया, आपने 30 साल का कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चला था, आपका सपोज 1 करोड़ बन गया। अब आप ये चाहते हो कि आप हर महीने 1 लाख रुपए निकालो और आपका 1 करोड़ भी धीरे धीरे बढ़ते रहे और आप हर महीने खुद को 1 लाख रुपए सैलरी भी दे सको, अगर मिनिमम 12% भी रिटर्न का एग्जेप्शन आप करते हो तो आपका होराइजन पूरा हो गया। लेकिन उस समय भी बायर को तो चाहिए ना ईटीएफ, बायर तो तैयार है खरीदने के लिए। और आप मेरे को एक बात बताना कि अगर बायर तैयार है ईटीएफ को खरीदने के लिए तो कब खरीद पाएंगे? जब कोई बेचेगा, जब कोई बेचेगा तभी आप खरीद पाओगे, तो नहीं खरीद पाओगे। तो आप बेचो, खरीदने के लिए लाखों लोग हैं। हाँ, अगर आप कैसे किसी ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो वो जो कि आपने सस्ती है या चीप है बोल के ले लिया, ठीक है, आपको 1 रुपए 2 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है बोल के ले लिया। हालांकि ईटीएफ के केस में ऐसा नहीं होता, मैं शेयर के केस में बता रहा हूं, तो आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है। तो आपको लो वॉल्यूम या फिर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना मिले, इसके लिए आपको दो चीज करना है। पहला, आप जिस भी ईटीएफ को पिक कर रहे हो, आपको पहली प्रोबेबिलिटी ये रखना है कि उसमें बायर मैक्सिमम 90% हो, ठीक है। दूसरा, आपको ऐसे ईटीएफ को लेना है जिसके बिना चले ना। एग्जांपल के लिए आप बैंक 20 को लेते हो, बैंक के ईटीएफ को खरीदते हो, तो देखो बैंक 20 में लोगे ना तो आपको एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये टॉप के 3-4 बैंक मिलेंगे। चलो मैं दो बैंक को लेता हूं, एसबीआई और एचडीएफसी। आप मेरे को बताना, क्या एसबीआई बैंक बंद हो सकता है? बैंक करप्ट हो सकता है क्या एचडीएफसी? अरे भैया, ये विजय माल्या और नीरव मोदी और कितने कितने लोग ने कितना पैसा लेके भाग गए, तो ये बैंक बंद नहीं हुई, ठीक है। तो ये कहां बंद होगी? तो भैया, जब ये बैंक बंद नहीं होगा, क्या क्या 30 साल बाद एसबीआई को कोई नहीं खरीदेगा? क्या 30 साल बाद एचडीएफसी को कोई नहीं खरीदेगा? क्या खरीदेंगे। और जब खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? जब कोई बेचने वाला होगा। तो ये तो अच्छी बात है कि आप किसी ईटीएफ को 30 साल होल्ड रख के बेचोगे तो उसको खरीदने वाले एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। प्लस दूसरी चीज, वॉरेन बफेट का मुझे एक थॉट है, वो बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्टडी उनको किया, आरएनडी किया उनके ऊपर। तो देखो, उनका हमेशा एक स्टेटमेंट रहता है, दो स्टेटमेंट है उनका, ठीक है, कि बाय इन रेड, इंजॉय इन ग्रीन। मतलब आपको ना अपना कैपिटल लूज नहीं करना। उनका पहला रूल ये है कि डोंट लूज योर कैपिटल, और सेकंड रूल ये है कि फॉलो रूल नंबर 1, ठीक है। तो सपोज आपके पास ना 10,000 रुपए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मत हड़बड़ाओ भाई। 1 साल तक आपको ऐसा मौका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब आपको 1,000 रुपए का एसबीआई का शेयर ही अगर 1,000 रुपए का, तो वो ना 200 रुपए में मिल जाएगा, तब आप डालो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हुआ कोर्ट के सिचुएशन में। तो आपको ना कैपिटल लेके बैठना है भैया, कैपिटल को लूज नहीं करना है। तो हम ईटीएफ के केस पे वही कर अपने कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप निफ्टी 20 को लेते हैं, ठीक है, निफ्टी 20 को लेते हैं, तो आपको पता है निफ्टी 20 में शेयर, इंडियन शेयर मार्केट की टॉप 50 कंपनी को आप ले रहे हो, तो आपको लगता है कि टॉप 50 कंपनी 30 साल बाद गिर सकती है? अरे भैया, निफ्टी 50 का तो रूल ही यही है कि अगर उस 50 में से कोई भी एक कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि अगली टॉप 50 में से एक निफ्टी 50 में आती है और वो बाहर हो जाती है। तो निफ्टी 20 तो हमेशा 30 साल बाद भी ग्रो करेगी और लोग उसको खरीदने के लिए उस समय भी पागल रहेंगे। तो ओवरऑल फंडा ये है कि आपको उस ईटीएफ में एसआईपी करना है या 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना है जो ईटीएफ आपको लगता है कि भाई हाँ, आप खुद सोचो, आप जिस भी ईटीएफ में पैसा डाल रहे हो वो ईटीएफ कहां कहां पे अपना पैसा लगा रही है उसे आप देख सकते हो, उसके कहां कहां पे उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और आप खुद सोचो, अगर एसबीआई बैंक है 30 साल बाद क्या ये डूब जाएगी कि और 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगी? तो लोग खरीदने के लिए उस समय पागल रहेंगे। आज आपको लग रहा है कि एसबीआई बैंक 800-900 रुपए में महंगा है, लेकिन आज से 30 साल बाद जब वो 10,000 रुपए हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा नहीं यार, मैंने लेके बहुत सही डिसीजन किया। और आज से 30 साल बाद के जो लोग होंगे उनको 10,000 रुपए कॉमन लगेगा, वो बोलेंगे नहीं आज हम लेंगे तो आगे ये 20,000 30,000 रुपए में हमको मिलेगा। तो ये सेम फंड है तो चलते रहता है। तो अल्टीमेटली पर्पस ये है कि ईटीएफ एक अच्छा सिलेक्शन करेंगे तो आपको आगे जाके लोग खरीदने वाले कमी नहीं होती, आप बेचोगे तो ही लोग खरीद पाएंगे। और सबसे मेन बात जो आपको समझना है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी ईटीएफ को 100% बायर मिल जाए या 100% सेलर मिल जाए।
देखो किसी ईटीएफ को 100% सेल कर रहा है, मतलब वो ईटीएफ बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है। और आपको लगता है क्या निफ्टी 50 पूरी बिक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बैंक 20 पूरी बर्बाद हो जाएगी, सीपीएसई पूरी बर्बाद हो जाएगी? नहीं होगी। तो जब ये 100% होगा ही नहीं, ये ऑड इवन में चलते रहेगा, तो खरीदने और बेचने का काम चलते ही रहेगा। इवन खराब से खराब ईटीएफ में भी खरीदने बेचने का काम चलते रहता है। तो उम्मीद करता हूं मैंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजों से कोशिश की कि आपको समझा पाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आकाश, जो आपका डाउट होगा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने जब आपको ईटीएफ में एसआईपी करने का वीडियो बताया था, तो मैंने आपको उसमें ई मैंडेट करने का प्रोसेस नहीं बताया था। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि ईटीएफ आप कैसे चालू करेंगे, उसका ई मैंडेट कैसे करेंगे, उस ईटीएफ को आप एडिट कहां कर सकते हैं, उस ईटीएफ को आपको सेल कैसे करेंगे, वो ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में कहां दिखेगा। ये सारी चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो मुझे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। आप चाहें तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि फाइनेंस, शेयर मार्केट या इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन सारी चीजों को आप तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आपके पास एक डीमेट अकाउंट हो। अगर आपके पास पहले से डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहला एंजल वन का अपना डीमेट अकाउंट खोलें। उसके अलावा आप चाहें तो ग्रो और आप स्टॉक में भी डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। सभी का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड KA002649GY यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट हो तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, या तो अगर जरूरत पड़ी तो उसका ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।